अब ये हो गया पहला पॉइंट कि भाई लेंथ ऑफ साइड सेगमेंट्स एरिया ऑफ एनी सिमेट्रिकल एनी ज्योमेट्रिकल फिगर आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड रियल नंबर, ये ध्यान में रखना, इट विल नेवर बी निगेटिव। अब हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी, बट उसके पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें देखनी पड़ेगी ट्रायंगल से रिलेटेड, बिकॉज सिमिलैरिटी ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। कि पिछले साल हमने ट्रायंगल सीखा था 9th में, उसमें हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, बट हमने ज़्यादा फोकस किया था 9th पे, हमारे सिलेबस ने फोकस किया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। तो आई होप कि सभी को कॉन्ग्रुएंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आता है, और सिमिलैरिटी जो है वो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मालूम है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ओके, इन केस अगर किसी को लगता है कि नहीं सर कॉन्ग्रुएंस मुझे समझा ही नहीं है, तो एक बार आप 9th के चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल, उसके थ्रू एक बार फिर से उसको पढ़ना है, आपने देखना है, अपने आप कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको लगेगा सर पिछले साल ही मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इस साल कैसे होंगे। अरे बेटा, आप एक साल में बढ़ गए, थोड़ा आपका एज बढ़ा है, तो एज के साथ दिमाग भी बढ़ता है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि आईक्यू लेवल हर साल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, और जैसे आईक्यू लेवल इंक्रीज होती है, जो चीज़ें पिछले आईक्यू लेवल में समझ में नहीं आई वो नए आईक्यू लेवल में समझ में आती है। एंड फिर भी अगर इन केस यू हैव अ डिफ़िकल्टी, यू कैन कॉल मी, आप कभी भी 9th का भी पूछ सकते हो कि सर इतना हमें बता दो, ये कुछ भी करके मेरे दिमाग में अभी भी नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन वो क्लियर करा देंगे, जितना मेरे से पॉसिबल है आई विल ट्राई। ओके, चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम 6th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सभी को मालूम है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, बट वो बनता इसी से है। ओके, तो ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको अच्छे से मालूम है, इससे ज़्यादा ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ दिखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आता है दैट इज़ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो क्या आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पर बहुत बार इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो एवरी पॉइंट ऑन द, क्या कह रहा है ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट इज, every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle। देखो यहाँ मैंने फिगर निकाला हुआ है। सो एंगल पी क्यू आर ये एक एक्यूट एंगल है। ओके, एंड क्यू इज द वर्टेक्स, बराबर है। इस एंगल का वर्टेक्स क्या है, क्यू। पी क्यू इज द वन ऑफ द आर्म एंड क्यू आर इज अनदर आर्म। देखो ये पी क्यू इज वन ऑफ द आर्म, क्यू आर इज अनदर आर्म। तो ये क्यू ए क्या है भाई, बराबर है। तो क्यू ए इस वर्टेक्स में से निकला हुआ एक रे है। देखो मैंने ए क्यू नहीं बोला, ध्यान में रखना फिर से, ए क्यू क्यों नहीं, बिकॉज द रे स्टार्ट्स, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रे क्यू ए इज क्यू, और रे बताते वक्त हमेशा ओरिजिन पॉइंट पहले बताना, फिर दूसरा कोई भी पॉइंट आप बता सकते हो। ए के बजाय अगर यहाँ और 2-4 पॉइंट होते तो उसमें से कोई भी लिया तो उसका मतलब ही सेम रे होता है। ठीक है, बट दूसरा वाला पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, बट स्टार्ट करना है क्यू से। यस बेटा, आवाज नहीं आ रही है, वेट मिनट। नाउ दिस क्यू ए इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्टेक्स क्यू। वर्टेक्स क्यू से ये रे बाहर निकला है एंगल के, वो इस पोजीशन में है कि उसकी वजह से इस एंगल का जो भी मेजर होगा, कौन से एंगल का, पी क्यू आर, सपोज आवाज़ बेटा यहाँ से क्लियर है, मैंने प्रेजेंटेशन भी क्लियर कर दिया है। एक बार थोड़ा सा आपके इंटरनेट का कनेक्शन चेक करो। ओके,
अब देखो यहाँ पर मैंने ये येलो कलर में जो ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल येलो करना इज पॉसिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज हाफ पोर्शन, क्योंकि मैंने यहाँ 2 सर्कल की, इसका मतलब होता है दीज 2 सेक्शंस आर एग्जैक्टली इक्वल इन मेजर। तो टोटल अगर पी क्यू आर 60 डिग्री है तो पी क्यू ए एंगल 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। इसका मतलब टोटल पी क्यू ए इज 30 डिग्री एंड ए क्यू आर इज ऑल्सो 30 डिग्री। रीज़न इज दैट कि ये जो मैंने अंदर 2 सर्कल की, ये नोटिफिकेशन है इक्वालिटी को। ये सिमिलैरिटी में हमने बहुत बार देखे हैं ऐसे नोटिफिकेशन अलग अलग तरह के। आप कुछ भी नोटिफिकेशन बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सर्कल ही करना है, ओके। कोई ऐसा इसको आर्क भी बनाते हैं, ऐसे सेम आर्क बनाते हैं, कोई डबल आर्क करते हैं, कोई ट्रिपल आर्क करते हैं, चलता है। बट वो सभी का मतलब यही होता है कि दीज 2 एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, ओके। अब इसका मतलब हुआ कि इस क्यू, अब ये 30-30 क्यों बना? बिकॉज हमने क्यू ए रे यहाँ ड्रॉ किया। तो क्यू ए रे की वजह से ये बड़े एंगल के 2 इक्वल पार्ट हुए, उसी को हम बाइसेक्शन कहते हैं, उसी को हम बाइसेक्शन कहते हैं। सो दैट मीन्स ऐसा रे जो एंगल को 2 बाइसेक्ट करता है तो उसे हम बाइसेक्टर कहेंगे। हेंस दिस रे क्यू ए इज एंगल बाइसेक्टर। अब इसने एंगल बाइसेक्ट किया इसीलिए उसे एंगल जोड़ा है मैंने। अगर ओनली बाइसेक्टर कहूँगा तो वो सेगमेंट बाइसेक्टर हो जाता है। सेगमेंट बाइसेक्टर को सेगमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाइसेक्टर मीन्स सेगमेंट का। और एंगल बाइसेक्टर बताना है तो आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा, इट्स एन एंगल बाइसेक्टर, इट इज़ एन एंगल बाइसेक्टर। समझ में आए? अब ये थ्योरम क्या बताता है कि सपोज अगर एक एंगल दिया है और उसमें एक एंगल बाइसेक्टर भी दिया है, तो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर का हर एक पॉइंट, अब आपको मालूम है कोई भी लाइन हो या रे हो या सेगमेंट हो, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। ये आपने 9th में सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, बराबर है। तो ये क्यू ए भी कोई उसको ये एक्सेप्शन नहीं है, ये क्यू ए भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। तो उसमें का मैंने एक पर्टिकुलर ए वाला पॉइंट ये मैंने यहाँ चॉइस किया। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द आर्म्स इज सेम। इसका मतलब हुआ कि अब डिस्टेंस देखो, ये परपेंडिकुलर निकाला है मैंने डी ए डी, किसके ऊपर निकाला है? आर्म पी क्यू के ऊपर। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर शोज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट एंड द सेगमेंट। हमेशा ध्यान में रखना, मिनिमम डिस्टेंस इज शोन बाय परपेंडिकुलरिटी, इसीलिए मैंने ये परपेंडिकुलर। अब अगर मुझे इस ए का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर निकालना है तो आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू द सेगमेंट और आर्म पी क्यू एंड क्यू आर। इसीलिए मैंने ये 2 ए डी एंड ए सी ऐसे 2 मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो दिस ए डी एंड ए सी शोज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एंड आर्म्स ऑफ द एंगल, बराबर है। तो 2 आर्म्स है हमारे, एंड आर्म्स पी क्यू एंड क्यू आर, उससे ये डिस्टेंस शो करता है। अब इन्होंने थ्योरम में क्या किया कि अगर ये सच में क्यू ए अगर बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस इज इक्वल, दैट मीन्स दिस ए डी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए सी। देखो नोटिफिकेशन मैंने क्या दिखा है, एक एक लाइन कट की है। तो इसका मतलब होता है व्हाट एवर द डिस्टेंस ऑफ ए डी, एग्जैक्टली द डिस्टेंस ऑफ ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए सी व्हेन द क्यू ए इज एंगल बाइसेक्टर, बराबर है। अब इसका कॉन्वर्स क्या कहता है? कॉन्वर्स बताता है कि अगर कॉन्वर्स इसका उल्टा, कि कोई भी एक एंगल है पी क्यू आर, उसके इनसाइड में एक पॉइंट है ए। अब उसमें रे वगैरह कुछ नहीं ड्रॉ किया हमने,
ओनली ए पॉइंट है। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सपोज पी क्यू आर या दूसरा समझो ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल है, देखो यहाँ ए बी सी, और उसके अंदर मैंने ये एक पॉइंट ड्रॉ किया दैट इज़ पी। ये पी पॉइंट इस एंगल ए बी सी में इस तरीके से है कि द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए बी एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी सी इज एग्जैक्टली इक्वल। ये देखो यहाँ एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस है, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है कि देर इज अ एंगल ए बी सी, पी इज इंटीरियर टू द एंगल ए बी सी एंड डिस्टेंस पी ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल पी डी। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ओके, एंड पी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ बोल सकते हैं हम पी डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी ए इज परपेंडिकुलर टू। सर आवाज नहीं आ रहा। बेटा अगर हमने ये P पॉइंट और वर्टेक्स B में से एक ऐसा रे ज्वाइन कर दिया तो उस वक्त ये रे BP इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का वो डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर होगा, ये उसका कॉन्वर्स है। ये पहला फिगर थ्योरम है। थ्योरम क्या बताता है कि अगर देखो गिवन में क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये उसका आउटपुट है। ठीक है, थ्योरम का। कॉन्वर्स का क्या है कि एंगल दिया है और एक पॉइंट दिया है, वो कहाँ पर है पता नहीं, बट उसका डिस्टेंस दोनों आर्म से इक्वल है, तो उसमें से जाने वाला रे डेफिनेटली बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ पर पॉइंट इज गिवन, इक्वी डिस्टेंस इज गिवन, एंगल इज गिवन, बट आउटपुट इज दैट कि वर्टेक्स और उस पॉइंट को जोड़ने वाला रे बाइसेक्टर होता है। ये है वर्टेक्स सॉरी आउटपुट। समझ में आया? तो कॉन्वर्स में उल्टी कंडीशन होती है। ये समझने की कोशिश करो, ये जिसको 9th में मन लगा के अगर आपने किया कॉन्वर्स और थ्योरम का डिफरेंस, तो आपको अभी 10th में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। सिमिलर इसको ट्रायंगल निकाले हैं मैंने, इनको नाम दे देता हूँ पी क्यू आर और ए बी सी। ओके ओके, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी का भी डिफरेंस आपको बता ही देता हूँ। ओके, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को कॉपी करते हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको देता हूँ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी के लिए, फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब इसका थोड़ा शेप ध्यान समझने की कोशिश करो। ये शेप कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी का कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्स वाई जेड पे जाओ, वहाँ पर भी एक्स वाई जेड जो है वो क्या दिख रहा है? दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं शेप इज सेम। अब जाते हैं साइज के ऊपर, साइज देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली इसका कॉपी किया था, बराबर है ना? ये फिगर एज इट इज पकड़ा और उसका कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया। मीन्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉपी ऑफ ईच अदर। इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस होगा क्या? नहीं, इसका साइज विल बी एग्जैक्टली इक्वल, बराबर है? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि साइज इज इक्वल। बस ये दो पॉइंट अगर हमने ध्यान में रखे, दीज आर कॉल्ड एज द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। हम जितने भी कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट देखते हैं
वो सारे टेस्ट बस ये दो चीज़ें ही एक्सप्लेन करते हैं। क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप जहाँ पर जो दो फिगर को ये टेस्ट लगा रहे हो वो दोनों फिगर ट्रायंगल के हैं और ट्रायंगल में शेप आपका सेम है और साइज भी सेम है। अब शेप कैसे डिसाइड होता है ट्रायंगल में? विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, बिकॉज ऑफ एंगल्स। अगर ये एंगल देखो, ये एंगल ए सपोज हम लेते हैं 50 डिग्री, ये लेता हूँ मैं 70 डिग्री और ये लेता हूँ मैं 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर भी जाते हैं कि ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री लेता हूँ और ये वाला 50 डिग्री। अब तीनों का एडिशन 180 हो रहा है, इसका भी 180 हो रहा है, मीन्स ये दोनों वैलिड ट्रायंगल्स हैं। पहली चीज़, ओके, एंगल्स हम प्रॉपर्टी वैलिड है, मतलब ट्रायंगल्स आर वैलिड, ओके। अब यहाँ देखो कि ये तीन ट्रायंगल एक दूसरे के साथ ये पर्टिकुलर सेम ट्रायंगल जुड़ने की वजह से इसका शेप ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया है? ट्रायंगल। सोचो अगर और एक चौथा एंगल यहाँ होता तो वो ट्रायंगल बनता था क्या? नहीं। इसका मतलब अगर हम कोई फिगर में एग्जैक्टली तीन सेम ट्रायंगल दोनों तरफ देख रहे, मतलब दे आर मेकिंग अ ट्रायंगल आउट ऑफ देम, वो दोनों फिगर हमारे डेफिनेटली ट्रायंगल के हैं। और आपको मालूम है ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, मीन्स इसका मतलब ट्रायंगल इज अ आइडेंटिकल शेप। कहीं पर भी अगर आपने किसी को बोला कि आई एम ड्राइंग ट्रायंगल, तो सामने वाले के दिमाग में यही फिगर आएगा कि ऐसा कोई तो भी तीन साइड वाला फिगर बना रहा है, बिकॉज ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि इसी तरह का कुछ फिगर होगा, ओके। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ट्रायंगल बोला ना उसके दिमाग में पैरेललोग्राम आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा, या फोर साइड वाला फिगर आ गया। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। ट्रायंगल मीन्स हमें अगर आँख बंद करके भी हमने देखा, ट्रायंगल बोला कि खटाक से हमारे दिमाग में ये ऐसा ही फिगर आएगा। सो इसका मतलब कि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड हैव सेम शेप। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब हुआ पहली कंडीशन। तो एंगल ऑलवेज डिफाइन द शेप। अब एक्यूट, तीनों एंगल्स एक्यूट है, इसका मतलब डेफिनेटली अनदर ट्रायंगल इज आल्सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ये अगर एक एंगल अगर 100 के ऊपर होता था तो डेफिनेटली आप क्या बोलते थे उसको? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्वियसली बाजू वाला भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूस ही होता था। तो ट्रायंगल क्या, ये जो एंगल्स है, ये मेजर्स जो है एंगल के, ये उसका शेप डिफाइन कर रहे हैं, बराबर है। तो जब भी हम टेस्ट में, जैसे कि SAS टेस्ट है, तो ये ए जो है, ए क्या डिफाइन कर रहा है? शेप। और ये बचे हुए दो जो साइड्स है, व्हाट दे आर डिफाइनिंग? साइज। ये टेस्ट ही इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये ओनली शेप एंड साइज को ही डिफाइन करे। और जब टेस्ट में दोनों ट्रायंगल में हमें ये शेप और साइज ये सेम सेम कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे तीन बार जब मिलता है तो हम फिर बोलते हैं कि यस दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। समझ में आया? अब साइज कैसे क्या? सपोज ये मैं लेता हूँ AB 10 और ये XY को भी 10 ही लेता हूँ, बिकॉज बोथ आर सेम। फिर BC 5 है तो YZ भी 5 होगा, और ये जो AC है, सपोज ये 8 है तो XY भी 8 ही होगा। अब देखो डेफिनेटली इसका साइज भी सेम ही होगा, बिकॉज ऑल साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो अब ये नया वर्ड मैं यहाँ डाला हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब कि इस शेप की साइज भी सेम है, इसीलिए ये दो ट्रायंगल जो है वो हम इस तरीके से बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ। समझ में आया? ये है, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। बट अब देखो ये PQR में क्या है कि ये Q इज 60। अब सिमिलरिटी पे चाह रहे हैं हम, ये 60, दिस R इज 70 एंड दिस P इज 50। देखो अब वेरी क्लियर, मैं यहाँ लिखता हूँ सिमिलरिटी
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। देखो कि ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पी क्यू आर और ए बी सी, इन दोनों को ही लेता हूँ मैं, फिर उसमें से अपन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसमें देखो पी क्यू आर और ए बी सी, इसमें क्या सेम लग रहा है आपको कि द एंगल्स आर करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट। ओके, देखो ये 50 है पी एंगल, सो ए इज ऑल्सो ए इज 50, क्यू इज 60, बी इज 60, आर इज 70, सी इज 70। मतलब व्हाट डज इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट क्या करना चाह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी आर हैविंग आइडेंटिकल शेप्स। नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड अच्छा नहीं होगा, दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ शेप, दे आर हैविंग सेम काइंड ऑफ शेप, ऐसा बोल सकते हैं। आइडेंटिकल बोला तो एग्जैक्टली इक्वल, वो गलत है। ओके, तो सेम काइंड ऑफ बोलेंगे तो अच्छा है कि ये भी ट्रायंगल दिख रहा है एक्यूट और ये भी एक्यूट ट्रायंगल ही दिख रहा है। अब ये वर्डिंग सही होगा। ओके, अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि सपोज पी क्यू इज 20, पी आर इज 16 एंड क्यू आर इज सपोज 10। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्या है कि आपको फटाक से ध्यान में आएगा कि ए बी, ये जो सेगमेंट है ट्रायंगल ए बी सी की, कौन से दो एंगल के बीच में बनी है, एंगल ए और बी के, मीन्स करस्पॉन्डिंग टू 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो एंगल के साथ। अब पी क्यू आर में जाते हैं और उसमें भी हम 50 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बनी कौन सी दो एंगल के बीच में, वो देखते हैं, दैट इज पी क्यू बनी है। इसका मतलब वी कैन से दैट कि पी क्यू करस्पॉन्ड टू ए बी, पहली चीज बोल सकते हैं कि ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके, दूसरा देखते हैं कि दिस 50 डिग्री एंड 70 डिग्री के बीच में बनी हुई साइड दैट इज पी आर, और यहाँ दूसरे ट्रायंगल में 50 और 70 के बीच बनी हुई ए सी, इनमें भी कुछ ना कुछ करस्पॉन्डेंस है, रिलेशन है। सो हम यहाँ बोलेंगे कि पी आर करस्पॉन्ड विथ ए सी। फिर तीसरा रिलेशन ढूंढते हैं, दिस क्यू आर इज 10, ओके, एंड ये बना किस में है, 60 और 70 के जोड़ने के लिए, एंगल 60 और 70, ये दो वर्टेक्सेस को जोड़ने के लिए, यहाँ पर भी 60 और 70 को जोड़ने के लिए बी सी बना है। इसका मतलब दिस क्यू आर इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग विथ बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये तीन रिलेशन हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब देखो यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं, इसके पहले वाला एंगल का भी रिलेशन लिखता हूँ कि पहले शेप के लिए, शेप के लिए लिखता हूँ कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, दूसरा लिखता हूँ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल क्यू, सबको एग्री है, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट एंगल आर। समझ में आया, ये शेप के लिए। अब साइज़ के लिए जाते हैं, साइज़ के लिए वहाँ देखो क्या है कि पी क्यू करस्पॉन्ड विथ ए बी पहला, फिर पी आर करस्पॉन्ड विथ ए सी दूसरा, एंड क्यू आर करस्पॉन्ड विथ बी सी ये तीसरा। अब इसमें हमें एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना करस्पॉन्डेंस में कि ये क्या क्या रिलेशन, जैसा ऊपर एंगल में समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली इक्वल है, बी और क्यू इक्वल है, सी और आर इक्वल है, बट इसमें ऐसा सच कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने देखा था 9th में कि अनदर मेथड ऑफ कंपैरिजन, एडिशन से होता है, मल्टीप्लिकेशन से होता है, सब्ट्रैक्शन से होता है कंपैरिजन, एक और सीखा था दैट इज़ कंपैरिजन बाय डिवीजन, दैट इज़ रेशो। तो हम क्या करते हैं यहाँ बाय रेशो हम उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू, छोटा ट्रायंगल ऊपर रखता हूँ तो उसका देखता है वो क्या है। सो ए बी इज 10, पी क्यू इज 20, ओके। तो इसका रेशो कितना आया, सिंपलेस्ट फॉर्म आया 1/2।
ओके एंड दूसरा ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी इज 8, पी आर इज 16, अगेन इट इज 1/2। ओके देखो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी इज 5, क्यू आर इज 10, अगेन इट इज 1/2। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि आप अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि जिनमें करस्पॉन्डेंस का रिलेशन है, उन साइड का सेम वे में सेम पैटर्न में अगर उनका मीन्स छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड, ये मेरा पैटर्न है रेशो रखने का। तो इस पैटर्न में अगर तीनों करस्पॉन्डेंसेस अगर आपने रेशो बनाए तो यू गेट अ इक्वल रेशो, सबका 1/2 सबका 1/2 आ रहा है, बराबर है ना। इसका मतलब कि इसका साइज भी जो भी वैरी हुआ, बराबर है। साइज किस पे डिपेंडेंट होता है, ऊपर हमने देखा था साइज इज डिपेंडेंट ऑन साइड, बराबर है। ट्रायंगल के साइड पे डिपेंडेंट होता है साइज ऑफ ट्रायंगल। तो ये अगर हमने कंपैरिजन किया दोनों ट्रायंगल्स का, तो वो कंपैरिजन वैरी हो रहा है, कैसे हो रहा है, आधा हो रहा है कि पी क्यू में जो भी साइड का साइज है वो ए बी सी में जाते ही हाफ हो रहा है। कोई भी लो, फिर पी क्यू का पी क्यू साइड लो 20 है तो उसका करस्पॉन्डिंग ए बी सी में गया तो वो 10 बन गया। पी आर लिया हमने पी क्यू आर में से तो उसका करस्पॉन्डिंग ए सी है, वो ए बी सी में गया कि फटाफट उसका हाफ हो गया, 8 बन गया। फिर क्यू आर लिया दैट इज़ 10, तो वो बी सी में जाते ही फटाफट उसका हाफ हो गया। इसका मतलब जो भी चेंजेस होना है इक्वल सब तरफ सेम चेंजेस हो गए, बराबर है कि तीनों साइड में इक्वल चेंजेस हुए। इसका मतलब जो भी साइज वैरी हुआ वो 1/2 के रेशो में वैरी हो गया है। कैसा हुआ है, 1/2 के रेशो में वैरी हुआ। मीन्स इसमें भी कुछ ना कुछ हमें समानता या सिमिलैरिटी हमें मिल रही है। दैट्स वाई जब भी हम सिमिलैरिटी देखेंगे तो हम दो चीज़ें यहाँ ऑब्जर्व करनी चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने शेप इज सेम एंड साइज इज इक्वल, ये हमने देखा था। तो वैसे ही सिमिलैरिटी के लिए हम क्या देखेंगे कि शेप इज सेम, ये पहला पॉइंट तो एज इट इज़ रहेगा, शेप इज सेम। बट दूसरा पॉइंट क्या है कि साइजेस आर इन प्रोपोर्शन, रेशो में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो गए तो हम बोलेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखनी चाहिए आप लोगों ने। और करस्पॉन्डेंस मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करते करते ही बताया था। देखो बहुत ही सिंपल है करस्पॉन्डेंस चीज़ कि एंगल देखना उसका, ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो इधर कौन सा एंगल 50 डिग्री है, ए, तो हम बोलेंगे कि P करस्पॉन्ड टू ए। ओके, दूसरा Q एंगल देखते हैं दैट इज 60, तो इस ट्रायंगल में 60 डिग्री कौन सा है, B, तो Q और B ये दोनों वर्टाइसेस करस्पॉन्डिंग है। अब देखते हैं 70 डिग्री R पे है तो इस ABC में 70 डिग्री C पर है। इसका मतलब R एंड C आर करस्पॉन्डिंग। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं PQR लिखा तो P का करस्पॉन्डेंस है A वर्टेक्स, Q वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस है B वर्टेक्स, R वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस है C, तो ABC इसमें करस्पॉन्डेंस है। अब इसको कितना भी उल्टा घुमाओ तो सेम पैटर्न में इसको भी घुमा सकते हैं। करस्पॉन्डेंस ऐसा भी बोला जा सकता है QRP, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाएगा, ये होगा BCA। देखो लेकिन जुड़ना चाहिए सेम कि फर्स्ट इसमें Q है तो उसका करस्पॉन्डिंग B फर्स्ट इसमें ही होना चाहिए। R सेकंड इस पे है तो R का करस्पॉन्डेंस C है, वो सेकंड इस पे ही आना चाहिए। P वर्टेक्स थर्ड पोजीशन पे रखा तो A वर्टेक्स भी थर्ड ही इस पे आना चाहिए। तो उसी तरह हम ट्रायंगल के नाम भी लिख सकते हैं कि PQR सिमिलर, या सिमिलर बोलता हूँ, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC
करस्पॉन्डेंस में ही लिखा। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि करस्पॉन्डेंस में इसलिए लिखना कि जब हम इसका रेशो रखेंगे विदाउट लुकिंग एट फिगर वी कैन पुट द सिमिलरिटी रेशोज, जो प्रोपोर्शनेट रेशो जो बोले ना हमने कि ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हम यहाँ रख सकते। देखो फर्स्ट और सेकंड लेता हूँ मैं पी क्यू, दिख रहा है सबको? हाँ, तो ए बी सी में का भी फर्स्ट और सेकंड लेटर लेता हूँ, दैट इज ए बी। तो देखो पी क्यू बराबर आ गया करस्पॉन्डिंग विथ ए बी, यस। फिर देखते हैं दूसरा और तीसरा, दैट इज क्यू आर। तो इधर भी दूसरा कौन है? बी, तीसरा सी, तो ये आ गया बी सी। फिर देखते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन बाकी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इज पी आर, तो इसका भी क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज ए सी। है आसान कि विदाउट लुकिंग एट फिगर ओनली करस्पॉन्डेंस अगर हमारे हाथ में है, अगर हमारे नाम नॉर्मली मेथड, स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि जब भी आप दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी आप लिखते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ऑलवेज उनके वर्टाइसेस करस्पॉन्डेंस में लिखने चाहिए, अदरवाइज इट में क्रिएट अ कन्फ्यूजन, आप गड़बड़ा जाओगे। नाम बहुत अच्छे से लिखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नाम लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आगे जाके जो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी वाला पहाड़ क्रिएट ना हो, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें मेरी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो समझ में आए? सिमिलरिटीज व्हाट? शेप इज सेम एंड साइज आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? ओके। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अब सिमिलरिटी कैसे लिखना है। तो सिमिलरिटी किस तरीके से लिखे जाते हैं कि इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। इन दो ट्रायंगल में हम बोलेंगे कि एंगल पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट एंगल बी एंड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। सेम वे में पी क्यू अपॉन ए बी, अब देखो मैंने चेंज कर दिया पैटर्न, मेरा बड़ा ऊपर रखा, क्यू आर अपॉन बी सी, देखो मैं फिगर देख रहा हूँ क्या? नहीं, पी आर अपॉन ए सी, फिर भी मैंने सही से ये रेशियोज रखे। अगर किसी ने ये उल्टा कर दिया, बी सी ऊपर और क्यू आर नीचे, तो आपका प्रोपोर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। समझ में? ये इन्वर्स हो जाएगा, ये दोनों फॉरवर्ड रहेंगे। समझ में? वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये पैटर्न ध्यान में रखना कि मैं कौन सा ट्रायंगल ऊपर रख रहा हूँ, कौन सा नीचे रख रहा हूँ। ठीक है, ये एक दिमाग में आदत कर लो। तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। देखो सिमिलरिटी में नीचे इक्वल नहीं लिखते, ओनली ऐसा हॉरिजॉन्टल यस लिखते, वो भी उल्टा। समझ में आया ना? तो ये ध्यान में रखना। अब सिमिलरिटी का बेसिक खत्म हो गया। अब देखते हैं रेशो ऑफ, रुको मैं टाइप कर लेता हूँ। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो डेफिनेटली उनके रेशो जैसा उनके साइज एरिया कैसे होता है? एरिया क्या डिफाइन करता है कि टोटल साइज, बराबर? एरिया मीन्स व्हाट? टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट फिगर, बराबर? अगर हमारे साइड अगर प्रोपोर्शन में है तो डेफिनेटली उनका एरिया भी किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। इसीलिए हम यहाँ ये रेशो भी देख रहे हैं, रेशोज ऑफ एरियाज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? रेशोज ऑफ एरियाज। क्यों? क्योंकि एरिया साइज को ही डिफाइन कर रहा है, तो उनके जो रेशोज है वो रेशोज भी हमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनैलिटी देके जाएंगे। ओके, तो ये चैप्टर जो है सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तो डिफाइन करता ही है, बट उसमें हमें प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ भूलना नहीं। सो इसीलिए मैंने पिछले साल भी बोला था कि रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, चलो अब देखो वेरी फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सी
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, उसके पहले एरिया का फॉर्मूला हमने सीखा था, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब बी सी इंटू हाइट ए एस। ओके, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंड दूसरा देखते हैं, तो यहाँ ये लाइन खींच दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं। ओके, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट इज पी एम, हाइट इज पी एम। तो यहाँ पर देखो दिस इज हाइट, इसको एच लिख देता हूँ, दिस क्यू आर इज बेस तो इसको बी लिख देता हूँ, ये बी सी इसको भी मैं यहाँ ऐसा दिखा के बेस लिख देता हूँ, and this AS is height. So H, small h represents height, small b represents base. Okay. तो अगर हमने सोचो सपोज कि हमें मालूम है, पहली चीज़ मालूम है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, या फिर एक काम करते हैं, पहले सिमिलर ट्रायंगल लेने के बजाय नॉर्मल ट्रायंगल। अब हमें मालूम नहीं है कि ये ए बी सी एंड पी क्यू आर ये सिमिलर है या नहीं, ये दिखते भी नहीं सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर नहीं है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखो कि बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट सिमिलर, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये कंडीशन विदाउट सिमिलैरिटी सीख रहे हैं, अभी सिमिलैरिटी बहुत बाद में आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, हाँ, जस्ट नॉर्मल ट्रायंगल्स है, जस्ट नॉर्मल ट्रायंगल है। उन ट्रायंगल के एरिया का रेशो के बारे में सीखना है। तो यहाँ देखते हैं हम कि हमने पहले लिया सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो विथ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। वो सिमिलर ट्रायंगल का भी रेशो देखना है, लेकिन पहले हम नॉर्मल ट्रायंगल का, जो कि सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, ऐसे ट्रायंगल का हमें देखना है, रेशो सिंपल रेशो बनाना है, प्रोपोर्शनलिटी में बनाते थे वैसा ही रेशो में वैसे बनाएंगे। सो हाफ ए बी सी का एरिया क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एस, और यहाँ पर पी क्यू आर का क्या आएगा, हाफ इंटू क्यू आर दैट इज बेस इंटू पी एम इज द हाइट। फिर इसको हम नोटिफिकेशन के साथ लिख सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर तो न्यूमरेटर में भी सेम क्वांटिटी हाफ है, नीचे भी हाफ है, तो मैं इसको कट करता हूँ। फिर आप बोलेंगे सर ये बी भी कैंसिल करो, नहीं, इसका बेस अलग है, इसकी लेंथ अलग है ए बी सी की और पी क्यू आर की, तो हम इसको B1 B2 नाम दे देते हैं विद फॉर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। सो दिस H इज़ H1, ऊपर का H जो है वो H1 है और नीचे का जो H है वो H2 है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मली हम यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा फाइंडिंग मिला यहाँ पर क्या, कि आप कोई भी ट्रायंगल है, सो एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल is always in the ratio of product of their base and height। क्या बोलेंगे, are always in the ratio of product of their base and height। ओके, तो ये कंडीशन देखो कि एरिया ऑफ ए बी सी टू द एरिया ऑफ पी क्यू आर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। इसका मतलब हम यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ, स्टेटमेंट हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो क्या बोल रहा है कि जब भी हम कोई भी दो ट्रायंगल, हाँ यहाँ सिमिलरिटी और वो कॉन्ग्रुएंसी भूल जाओ, कोई भी दो ट्रायंगल लिए
जिसका एक का एरिया बेस इज B1, हाइट इज H1, दूसरे का B2, हाइट इज H2। तो ऐसे केस में उनका अगर रेशो रखा तो दैट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब इसमें क्या हम और थोड़ा सा चेंजेस करके देख सकते हैं, और क्या क्या से इस एरिया रेशो में फ़र्क हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से फ़र्क हो सकता है, वो हम देखेंगे। कि उसके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला केस, वेरी फर्स्ट केस, कि सपोज हाइट्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो अब यह मैंने क्या किया, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, बेस और हाइट। उसमें से एक वेरिएबल इक्वल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो उस वक्त हमारा रेशो में क्या चेंज होगा वो देखते हैं। सी इन द फिगर देयर आर टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल देखो, पहला ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल है ABD, ये दूसरा ट्रायंगल है। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल में खासियत ये है कि बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से, बराबर है। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 एंड बेस इक्वल टू BC, हाइट इक्वल टू AB। बिकॉज बेस के ऊपर जो साइड परपेंडिकुलर होती है उसे हाइट कहा जाता है। हाँ, ये ध्यान में रखना। दूसरा, इन ट्रायंगल ABD, दूसरे ट्रायंगल में एंगल ABD is 90 डिग्री एंड बेस is BD एंड अगेन हाइट इज AB। क्योंकि BD के ऊपर ये AB दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए ये कॉमन है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज BC इंटू हाइट इज AB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इज BD इंटू हाइट इज AB। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि हमें मालूम है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल का रेशो रखे तो उसके प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का रेशो होता है, बेस और हाइट के प्रोडक्ट का रेशो होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ नहीं ABD क्या होगा कि उसका बेस BC इंटू हाइट इज AB। अगेन दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ABD क्या होगा, दैट इज BD, बेस इज BD, हाइट इज AB। अब इसमें देखो दोनों तरफ हाफ हाफ था, वो तो पहले निकाल दिया था हमने पहले इसमें। अब बेस इंटू हाइट मिल गया, ये रेशो। बट दोनों ये रेशो हमें मालूम है कि हमेशा वो सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो जितना हो सके उसको रिड्यूस करते हैं। तो AB और AB कैंसिल करता हूँ तो मुझे क्या मिला, दैट इज BC अपॉन BD। अब BC एंड BD आर बेसिस, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि B1 अपॉन B2। सो फाइनली इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि फॉर एनी टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट द रेशो ऑफ एरियाज that is A1 to A2 is always in proportion with their bases, are always in ratio with their corresponding bases। तो वो एरियाज का रेशो भी इक्वल होगा किसके साथ, बेसिस का, करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के साथ। ओके, तो आज के लिए अभी फ़िलहाल हम इतना ही
रखते हैं। आगे के जो दो केसेस हैं कि इक्वल बेस रहा एंड अनइक्वल हाइट, देखो पहले मैंने हाइट इक्वल किया, दूसरे केस में मैं बेस इक्वल करूँगा, हाइट डिफरेंट रहेगा, उसमें क्या होगा ये कल देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि सपोज बेस और हाइट दोनों इक्वल रहा तो उस केस में क्या होगा।